जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी कलम को ही अपना हथियार बना लिया और भिड़ गया दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से। आज बात होगी मौलाना अबुल कलाम आजाद की, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शब्दों से आजादी की लड़ाई लड़ी। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर कौन था वो लड़का जिसने अपनी उम्र से कहीं कहीं ज्यादा बड़े सपने देखे, और कमाल तो ये है कि उन्हें अपनी कलम से सच भी कर दिखाया। देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत ही बहुत असाधारण थी। उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा था ही नहीं। उनकी सोच, उनकी काबिलियत अपनी उम्र से कोसों आगे थी, सच में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका जन्म हुआ 11 नवंबर 1888 को मक्का में। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन अरबी के बहुत माने हुए विद्वान थे। तो शुरुआती जिंदगी तो मक्का और मदीना में ही गुजरी, और फिर 1907 में पूरा परिवार भारत आ गया, कलकत्ता में आकर बस गया। अब उनका बचपन कितना अलग था, इसका अंदाजा उनके खेलों से ही लगा लीजिए। वो क्या करते थे कि घर के बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देते और कहते, देखो, ये रेलगाड़ी है और मैं दिल्ली का मौलाना इससे उतर रहा हूं। ये खेल नहीं था, ये शायद उनके आने वाले बड़े इरादों की एक छोटी सी झलक थी। और अब ये सुनिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे बस स्कूल और पढ़ाई में लगे रहते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपनी पहली मैगजीन निकाल दी, नैरंगे आलम। ये एक तरह से उनकी जबरदस्त काबिलियत का पहला पब्लिक प्रूफ था। और फिर सिर्फ 4 साल बाद 16 की उम्र में, सोचिए, एक दुबला पतला सा लड़का बड़े बड़े विद्वानों की एक सभा में खड़ा होता है और 2.5 घंटे तक बिना रोके बोलता है। उस दिन वहां बैठे हर इंसान को ये बात समझ आ गई थी कि ये लड़का इतिहास बनाने आया है। तो ये तो थी उनके बचपन की बात। अब आते हैं उनके जीवन के उस दौर पर जहां उन्होंने अपनी कलम को, अपनी पत्रकारिता को क्रांति और समाज सुधार का एक जबरदस्त औजार बना लिया। उनकी कलम की जो रफ्तार थी ना, वो सच में हैरान करने वाली थी। 12 साल में नैरंगे आलम, फिर 15 की उम्र में लिसानुस सिद्क, जिसका एक ही मकसद था समाज से अंधविश्वास को खत्म करना। और फिर 1912 में आया वो नाम जिसने सचमुच एक क्रांति ला दी, अल हिलाल। अल हिलाल बस एक अखबार नहीं रह गया था, वो तो एक मूवमेंट बन गया था। लोग इसके हर एक शब्द को ऐसे पढ़ते थे जैसे मानो स्कूल में कोई जरूरी सबक पढ़ाया जा रहा हो। इसने पूरे देश में एक राजनीतिक चेतना की आग लगा दी थी। और उनकी कलम में कितनी ताकत थी, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। वो इतना डर गए कि उन्होंने अल हिलाल पर पहले 2000, फिर 10,000 का भारी जुर्माना लगा दिया और आखिर में उसे बंद ही करवा दिया। क्यों? क्योंकि उनके शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे थे। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी, सरकार के खिलाफ लिखने का जुर्म, और सजा ये कि उन्हें बंगाल से ही निकाल दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 4 साल से भी ज्यादा वो रांची में कैदी बनकर रहे। जेल से बाहर आने के बाद उनका इरादा और भी पक्का हो गया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से 2 चीज़ों के लिए समर्पित कर दिया, एक भारत की आज़ादी और दूसरा सभी धर्मों के बीच प्यार और एकता बनाए रखना। यहाँ तक कि जब वो गिरफ्तार थे तब भी उनका ध्यान सिर्फ देश पर था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत को सफल होना है तो उसे 4 स्तंभों पर खड़ा होना होगा: हिंदू मुस्लिम एकता, शांति, अनुशासन और बलिदान। यही उनके पूरे विजन का निचोड़ था। और उनके कद का अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा था कि मौलाना आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महानतम नेताओं में से एक हैं। अब गांधी जी के ये शब्द अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देते हैं। और सच में वो थे भी। सोचिए, 1923 में सिर्फ 35 साल की उम्र में वो कांग्रेस के सबसे नौजवान अध्यक्ष बन गए। और फिर 1940 से 1947 तक, यानी आज़ादी की लड़ाई का जो सबसे मुश्किल, सबसे नाजुक दौर था, उस वक्त भी उन्होंने ही पार्टी को लीड किया। तो आज़ादी की लड़ाई तो हो गई, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने एक बिल्कुल नई भूमिका निभाई। अब वो एक राष्ट्र निर्माता थे, वो शख्स जिसने भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। आज़ाद भारत की जो पहली सरकार बनी, उसमें उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई जो सचमुच देश का भविष्य तय करने वाली थी। उन्हें बनाया गया भारत का पहला शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके सामने 2 बड़े लक्ष्य थे।
पहला तो ये कि एजुकेशन के जरिए देश की एकता को मजबूत किया जाए, और दूसरा, देश की भलाई के लिए एक नया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। और हाँ, उन्होंने अडल्ट एजुकेशन और खासकर महिलाओं की शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। मौलाना आज़ाद ने उस वक्त जो काम किया उसका असर आज तक महसूस होता है। उनकी जो विरासत है वो आज भी न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। 22 फरवरी 1958 को वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी जबरदस्त विरासत छोड़ गए हैं जिसे भुलाना नामुमकिन है। वो एक ही इंसान में एक विद्वान थे, एक निडर पत्रकार थे, एक आज़ादी के सिपाही थे और एक दूर की सोचने वाले राजनेता भी। और ये सारी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज के समय में हम मौलाना आज़ाद जैसे नेता से आखिर क्या सीख सकते हैं? एक ऐसा लीडर जिसने हमेशा हर चीज़ से ऊपर देश की एकता को रखा। इस पर सोचना तो बनता है।